हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र रवीश चौधरी और हर बार की तरह मैं फिर से आपके सामने बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पे। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन से फैक्टर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, और कुछ ऐसे टर्म्स जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उसको बड़ी ही आसानी से मैं आज आपको समझाऊंगा। यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो मेरा ये दावा है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी को कभी नहीं भूलेंगे। आइए बात करते हैं, हम सीधे चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे और हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिरकार होती क्या है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, बेसिक ऑब्जेक्टिव आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में होता है कि वो मनी के फ्लो को कंट्रोल करे। किस तेजी से मनी मार्केट में चल रहा है, बहुत धीमा चल रहा है या बहुत तेज चल रहा है, तो उस फ्लो को कंट्रोल करके आरबीआई स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी। आरबीआई साल में 4 बार यानी क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आती है और उसमें वो बहुत सारी बातें करती हैं, जिसमें आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट, आपने सुना होगा रेपो रेट के बारे में, आपने सुना होगा एसएलआर के बारे में। उस उन टूल्स को यूज करके बेसिकली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू स्टेबिलिटी लाती है। आरबीआई के पास अगर मैं बात करूं तो 3 टूल होते हैं, मोटे मोटे 3 टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। पहला टूल होता है उसका इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर। दूसरा उसका जो टूल होता है वो होता है रिजर्व रेशियो। और तीसरा उसका टूल होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो बेसिक ये 3 उसके टूल्स हैं जिसके थ्रू वो कंट्रोल करती है इकोनॉमी। और कैसे कंट्रोल करती है मैं आपको बताऊंगा। आइए एक सिचुएशन को सोचें, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, पैसा होने की वजह से आप क्या करते हैं, आप चीजें खरीदने लगते हैं। जब आपके पास पैसा होगा, जेब गर्म होगी, तो आपके डिमांड्स बढ़ जाएंगी। आप लग्जरी आइटम, जो नॉर्मल आइटम आप लेते हैं वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन अब लग्जरी आइटम्स को भी आप परचेज करना शुरू कर देंगे। जब आपकी परचेजिंग पावर, आपकी जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी यानी आप डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड, तो क्या होगा, आपके प्राइसेस भी इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि उतने सप्लायर्स नहीं होंगे जितनी डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सबके पास पैसा है तो सबने मारुति ना खरीद के आप सब खरीद रहे हैं मर्सिडीज। तो मर्सिडीज की जो डिमांड है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। जो सप्लायर है मर्सिडीज का वो देखेगा, अच्छा मेरी लग्जरी कार्स की स्पीड की मांग है वो एकदम से बढ़ गई है, तो वो धीमे धीमे अपॉर्चुनिटी देखेंगे और अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर लेंगे। या फिर सप्लायर्स कम होंगे, डिमांड ज्यादा होगी, तो सप्लायर्स अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि अरे इतनी डिमांड है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि तब भी आदमी पे करने की कैपेसिटी में है, उसकी हैसियत है पे करने की। तो ऐसे में डिमांड के इंक्रीज होने से और डिमांड और सप्लाई की गैप होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है आपके सामने कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, धन बहुत सारा है उनके पास, और वो डिमांड शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए हैं। और जो बहुत पुअर आदमी है, जो गरीबी रेखा वाला आदमी है, तो क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं तो वो एक सिचुएशन में आ जाता है जहां पर वो खाना और अपनी जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो भी नहीं ले पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसको अगर मैं बात कहूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे एड्रेस करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था आपके पास 3 टूल्स हैं, तो पहले टूल की तरफ चलते हैं, इंटरेस्ट रेट। जब सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि पैसे लोगों के पास बहुत सारे हैं, या फिर वो बाजार में जाके बैंक से सस्ते दरों पे, ब्याज दरों पे पैसा उठा के कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं 2 तरह के मेरे पास इंटरेस्ट रेट हैं। पहला है आपकी सेविंग्स का इंटरेस्ट, यानी एफडीज, सेविंग अकाउंट, आरडीज, बॉन्ड्स। और दूसरा है लोन का इंटरेस्ट यानी लेंडिंग, लोन का इंटरेस्ट रेट। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं सेविंग इंटरेस्ट तो बढ़ा ही दूंगा, साथ में लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ा दूंगा। सेविंग इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा, जो लोग की धारणा हो जाएगी कि भाई अभी 3% सेविंग का ब्याज मिल रहा है या 5% एफडी पे मिल रहा है, उसको मैं कर दूं 9%, सेविंग का कर दूं 6%, तो लोग बेफिजूल का खर्चा थोड़ा बहुत कम कर देंगे और वो सेव करना चालू कर देंगे कि भाई इतना अच्छा ब्याज मिल रहा है, पैसे बचा लो, इंटरेस्ट कमा लो। तो इससे क्या होगा, मनी का जो फ्लो है, रफ्तार है, वो थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, क्योंकि लोग अब डिमांड ना करके उसको सेव करने लगेंगे अपना पैसा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट को, यानी जब लोन के रेट को हम बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, मैं जैसे मान लीजिए अभी 1 साल पहले होम लोन का जो ब्याज था वो 6.5 था, एचएल होम लोन का, अभी वो 9% हो गया है, बल्कि 9.15% हो गया है। राइट? तो अगर मुझे घर खरीदना होगा, जो 1 साल पहले सिचुएशन, मेरी मानसिकता थी कि भाई सस्ता चल रहा है, बहुत ज्यादा है होम लोन, आओ घर खरीदते हैं। अब
मैं इसके विपरीत शायद घर ना खरीदूं क्योंकि ब्याज 9.15 है, तो बहुत महंगा मिल रहा है। मैं क्या करूंगा, घर की डिमांड नहीं करूंगा, इससे क्या प्रेशर कम हो जाएगा डिमांड का। तो ये दो ऐसे इंटरेस्ट रेट के थ्रू इस तरह से आरबीआई जो मनी के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सेविंग ब्याज बढ़ा देंगे, लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो लोग एक तरफ सेविंग्स करने लगेंगे, यानी पैसे का आउटफ्लो कम हो जाएगा, और दूसरा लोन महंगे कर देंगे तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, जिससे वो परचेज यानी डिमांड कम करेंगे। राइट, ओके। दूसरा मैंने आपको बताया था रिजर्व रेशियो। देखिए, दो तरह के रिजर्व रेशियो होते हैं, एक होता है SLR, एक होता है CRR। अभी मैं इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ। SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई बैंक से कहती है, बैंक सुनो मेरी बात, बैंक बोलता है बोलो आरबीआई, ऐसा है जितना भी तुम्हारे पास पब्लिक डिपॉजिट है, जितना भी आपके पास पब्लिक डिपॉजिट है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, जो आप एफडी बनाते हैं, आप आरडी करते हैं, आप सेविंग खाते में पैसा लगाते हैं, रखते हैं, जो भी आप पब्लिक डिपॉजिट करती है बैंक को, तुम्हारे पास जितना भी वो पैसा है, उसका सर्टेन परसेंटेज लेट से 19%, एसएलआर की बात करते हैं, तो जितना भी पब्लिक से पैसा डिपॉजिट किया है उसमें से 19%, 19% आपको अपने पास रिजर्व में रखना है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये में 19 रुपये माइनस कर दीजिए, तो जो बचा यानी 81 रुपीज, इसको आप लेंडिंग यानी लोगों को लोन देने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, उसी तरह सीआरआर क्या होता है, सीआरआर होता है, बैंक आरबीआई कहती है, बैंक सुनो मेरी बात, आरबीआई बैंक कहती है हाँ बोलो आरबीआई, कहती है सर्टेन परसेंटेज जो आपका डिपॉजिट है पब्लिक डिपॉजिट, उसका सर्टेन परसेंटेज आपको मेरे पास रखना है। यानी ये रहा, अगर मैं बात करूं तो ये रहा एसएलआर जो बैंक को अपने पास रखना है, और ये रहा सीआरआर जो आरबीआई के पास रखना है। इन दोनों को साइड में रखने के बाद जितना आपके पास बच जाए, जो भी पैसा आपके पास बच जाए, ये वाली फिगर, इसको आप यूज कर सकते हो किसके लिए, पब्लिक को बोरोइंग यानी लेंड करने के लिए, लोन देने के लिए आप यूज कर सकते हो। राइट, अब सिचुएशन ये थी साहब कि आपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया, लोन के इंटरेस्ट को रिसीव कर दिया, लेकिन अभी भी डिमांड पड़ी हुई है, लोग अभी भी आ रहे हैं बैंक के पास, चलो कोई बात नहीं हम लोन लेंगे। तो एज अ आरबीआई गवर्नर आप क्या करेंगे, आप एसएलआर एंड सीआरआर को इंक्रीज कर देंगे। मान लीजिए 19% था, अभी आपने इसको कर दिया 21%। पहले 19% था, अब कर दिया आपने 21%। ये था 2%, अभी आपने इसको कर दिया 3%। तो क्या होगा, पहले बैंक के पास 100 रुपए में अगर 100 रुपीज जमा होते थे, तो वो 19 माइनस 2 यानी लगभग 79 रुपीज बाजार में लोन दे सकता था। लेकिन सिचुएशन 2 में क्या हुआ, सिचुएशन 2 में वो 100 माइनस 21 माइनस 3 यानी तकरीबन 76 रुपीज मार्केट में लोन देने के लिए यूज कर सकता है। तो जब पैसा बैंक के पास कम होगा, तो वो ऑब्वियसली आपको लोन कम देगी या कम लोगों को लोन बांट पाएगी। तो ये दो एक ऐसे तरीके, इंटरेस्ट रेट और दूसरा रिजर्व रेशियो के थ्रू आपने मनी के कंट्रोल को रोका। आपने ये भी कर डाला, अभी भी कोई बदलाव नहीं आया, तो बैंक ने यूज किया, आरबीआई ने यूज किया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या है, इसमें बैंक आरबीआई कहती बैंक से, बैंक सुनो मेरी बात, बैंक कहती बताओ, ऐसा है तुम्हें मैं कुछ बॉन्ड दे रही हूँ, वो बॉन्ड खरीदने हैं, ट्रेजरी नोट्स, आरबीआई बॉन्ड्स तुम्हें खरीदने हैं। तो आरबीआई बैंक से कहती है लो मेरे बॉन्ड्स खरीदो, या बॉन्ड्स बेचती है खरीदती है, दोनों काम करती है आरबीआई। अभी मैं सिचुएशन मान के चल रहा हूँ, बहुत सारा पैसा है मार्केट में, और बैंक आरबीआई चाह रही है कि बैंक और लेंडिंग ना करें, और लोग पैसा बचाएं, सेव करें खर्च करने की बजाय, ताकि डिमांड कम हो। तो क्या करती है, आरबीआई बॉन्ड्स बेच देती है। जब बॉन्ड बेचेगी तो बैंक क्या करेगा, बैंक पैसा किसको देगा, आरबीआई को देगा, और क्या लेगा उससे, बॉन्ड्स लेगा। राइट, तो मान लीजिए बैंक के पास कितना था, 100 रुपए था, उसमें से सीआरआर एसएलआर माइनस कर दिया, कितना बचा, 76। इसमें से 10 रुपए के बॉन्ड खरीद लिए बैंक ने, तो कितना बचा, 66। तो अब बैंक
के पास और कम पैसे हो गए लेंड करने के लिए, राइट। तो इसके थ्रू आप मोटा मोटा आपको आइडिया लगा होगा किस तरह आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हुए मनी के फ्लो को, उसकी तेजी को कंट्रोल करती है, राइट। आइए आप इसको और विस्तार से समझें। अब बात करते हैं जल्दी से इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिजर्व रेपो रेट, राइट। ये दो रेट होते हैं। रेपो रेट क्या होता है, जिसको हम आरआर बोलेंगे। रेपो रेट वो रेट होता है जो आरबीआई कहती है अगर बैंक तुम मेरे पास आओगे लोन लेने तो मैं तुम्हें इस ब्याज पे लोन दूंगी। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने कहा कि मेरा जो रेपो रेट है वो 5.1 है, यानी अगर पीएनबी आरबीआई के पास जाता है कि आरबीआई मुझे लोन चाहिए, तो आरबीआई कहेगा कि मैं 5.1% ब्याज दूंगी, ठीक है। ये रेपो रेट बैंक्स के लिए बेसिकली एक बेंचमार्क रेट बन जाता है। तो बैंक ये जानती है कि भाई अगर मैं आरबीआई के पास जाऊंगी जो बहुत सिक्योर है, उसके पास अगर जाती हूँ तो 5.1 हमको ब्याज मिल जाएगा। और अगर हम किसी दूसरे बंदे को ब्याज दे रहे हैं, ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, तो हम कितना लें, तो ये बेंचमार्क रेट की तरह भी काम करता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को बैंक को लोन देना होगा, तो वो क्या करेगी, वो कहेगी 5.1 तो हमारा बेंचमार्क रेट है, रेपो रेट, यानी हम अगर बैंक से लेते हैं, आरबीआई से लेते तो हमें इतना पड़ता, लेकिन हम आपको दे रहे हैं जहां पर हमारा रिस्क है, आप वापस करोगे नहीं करोगे, आरबीआई तो 100% वापस करेगी, लेकिन आपको देने में रिस्क है, तो यहाँ पर वो स्प्रेड ऐड कर देती है। स्प्रेड स्प्रेड कुछ नहीं है, बेसिकली रिस्क है। अगर हम बात करें स्प्रेड क्या है, रिस्क है, ये रिस्क परसेंटेज है। अगर किसी किसी व्यक्ति जिसकी सिविल 800 है, 810 है, 815 है, तो ये मान के चलती है बैंक कि इसमें रिस्क कम है, इस बंदे में, ये बंदा ऑनेस्ट है, ये पैसा वापस करेगा, तो ये रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, नहीं स्प्रेड कम होगा। फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड लगी मान के चलिए 2% है स्प्रेड, तो लोन कितने का मिलेगा उस आदमी को, 7% में। लेकिन वहीं किसी की सिविल 690 है, 600 है, तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, तो बैंक क्या करेगा, अपने स्प्रेड को बढ़ा देगा, वो कर देगा 4%, यानी अब वो चार्ज करेगा 9.1%। तो बेसिकली जो रेपो रेट है ये ऐसा रेट है जब आरबीआई कहती है अगर तुम मुझसे पैसा लेने आओगे, बैंक से कहती है, तो मैं आपको इतना परसेंट ब्याज दूंगा। हालांकि बैंक नहीं लेने आती है पैसा, मगर ये बेंचमार्क की तरह काम करता है ये रेपो रेट। और बैंक आरबीआई इसमें एसएलआर, जब बताऊंगा एसएलआर के फ्लक्चुएशंस पे वो ब्याज चार्ज करती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, राइट। दूसरा होता है रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट का मतलब है कि जब आरबीआई बैंक के पास जाएगी, आरबीआई जाएगी बैंक के पास, कहेगी मुझे लोन चाहिए, तो बैंक कहेगा भाई हम इतने पे आपको लोन देंगे, तो ये होता है रिजर्व रेपो रेट, राइट। इसको याद करने का तरीका क्या है, आर आर, यानी आर फॉर स्टैंड फॉर आरबीआई का रेट, आरबीआई का रेट, वो रेट जो आरबीआई चार्ज करेगी बैंक के थ्रू बैंकों को। दूसरा क्या है, दूसरा है आर आर आर, यानी रिवर्स रिवर्स ऑफ आरबीआई का रेट, आर आर आर, ऐसे याद रखिएगा आप। रेपो रेट को कैसे याद रखना है, आरबीआई का रेट, रिवर्स रेपो रेट में रिवर्स ऑफ आरबीआई का रेट, यानी बैंक का रेट, ऐसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर क्या होती है, जैसे मैंने पहले बताया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, बैंक कहती है, आरबीआई कहती है बैंक से सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें मार्केट में लोन देना है तो सर्टेन परसेंटेज आपको अपने पास एज रिजर्व में रखना पड़ेगा, उसको आप लोन में नहीं बांट सकते हो। लेट सपोज वो 19% था, राइट। तो 100 - 19 को आप लेंड करने के लिए पैसा दे सकते हो बाजार में। जैसे ही बैंक लेंड करने के लिए 81 रुपीज लेके जा रहा था, बैंक आरबीआई ने रुको 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 रुको, आपको 2% सीआरआर भी मेंटेन करना है, मतलब आपको मेरे पास 2% रखना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीआरआर। तो यानी जहां वो 81 लेके जा रहा था अभी 79 लेके जाएगा। तो ये होता है एसएलआर और ये सीआरआर। इसको याद करने का तरीका क्या है, एसएलआर स्टैंड फॉर सेम बैंक में, एल फॉर लिक्विडिटी, आर फॉर रखनी है, यानी सेम बैंक में एस सेम बैंक में लिक्विडिटी रखनी है। इससे याद रखिएगा एसएलआर सेम बैंक में लिक्विडिटी रखनी है। और अब बारी आई सीआरआर की, सीआरआर। तो सीआरआर को कैसे याद रखना है, कैश
रिजर्व बैंक में रखना है। इससे याद रखिएगा, कैश रिजर्व बैंक में रखना है, यानी ये ऐसा रिजर्व जो आपको कैश में रिजर्व बैंक में रखना है। एक चीज और मैं बताऊं, एसएलआर में एक खासियत ये होती है कि एसएलआर में बैंक्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो रिजर्व में पैसा है उसको या तो कैश में रख लें अपने पास, या गोल्ड में रख लें, या फिर ट्रेजरी नोट्स में रख दें। ट्रेजरी नोट्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं, यहाँ लिक्विडिटी का इस्तेमाल है, यानी लिक्विड फॉर्म में आप रख सकते हैं। कैश में रखिए, गोल्ड में रखिए, ट्रेजरी नोट्स में रख लिए, आप रख सकते हैं। लेकिन सीआरआर में आप देखेंगे तो यहाँ पर कैश, यहाँ पर कैश आ जाता है, लिक्विडिटी की जगह कैश आरबीआई में रखना है, राइट। तो इससे ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाए कि क्या एसएलआर आप गोल्ड, ट्रेजरी, बॉन्ड्स में रख सकते हैं या फिर कैश में रख सकते हैं, जी हाँ, एल है मतलब लिक्विडिटी है, यानी आपके पास ऑप्शन है। वहीं पर सीआरआर में आपके पास ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात एक और, सीआरआर पे कोई भी ब्याज आरबीआई नहीं देती है बैंक्स को, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, वो मैं बताना चाहता हूँ, वो जरूरी है आपको बताना। वो ये है कि एसएलआर बेसिकली कभी पीएनबी आरबीआई के पास जाके लोन नहीं लेगी। होता क्या है, मान लीजिए कि कोई मॉनेटरी पॉलिसी आई और आरबीआई ने एसएलआर का रेट 19% से बढ़ा के 22% कर दिया, यानी अब बैंक्स को 100 रुपए में 19 रुपए की जगह 22 रुपए अपने पास रखने हैं, उसके बाद उसको लेंड कर सकता है। तो ऐसे केस में बैंक्स के पास मान लीजिए कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए, एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए उसके पास एकदम से एसएलआर मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं था। तो ऐसे केस में जितना डिफरेंस होगा, मान लीजिए 20% हो गया, मगर 2% अभी होना बाकी है, ये बैंक के पास पैसा नहीं था, इसने एक हफ्ते में, एक दिन में, 2 दिन में जुगाड़ कर लिया, ठीक है। ऐसे केस में इस 2% पे आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? वो इंटरेस्ट रेट होगा रेपो रेट, यानी आरबीआई का रेट, याद रखिएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाह रहा था कि रेपो रेट का एक्चुअल में यूज कहाँ से होता है। दो तरह का रेपो रेट में यूज होता है। रेपो रेट का दो जगह कौन सा यूज होता है? एक तो बेंचमार्क रेट है, यानी बैंक कैलकुलेट करती है कि भाई ये मेरा रिस्क लेस वेंचर है, मैं अगर आरबीआई को पैसा देती हूँ तो मुझे जितना ब्याज मिलेगा। तो अगर हम बाहरी यानी अपने सिटीजन्स को पैसा दे रहे हैं तो उसके सिविल के हिसाब से फिर उसमें स्प्रेड ऐड करके वो लोन दे आपको दे देती है। और दूसरा क्या है रेपो रेट का? जब एसएलआर शॉर्ट हो जाता है, जब एसएलआर शॉर्ट पड़ जाता है बैंक के पास कुछ दिन के लिए, यानी एक दिन के लिए, तो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, राइट। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। जैसा कि मैंने पहले बताया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बैंक क्या करती है? आरबीआई बॉन्ड्स का लेन देन करती है। ऐसी सिचुएशन जहां पर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, बिल्कुल भुखमरी से मरे जा रहे हैं, पैसा नहीं है, उस केस में क्या करती है बैंक? आपको उल्टा काम करेगी, वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, लोन को के इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, सेविंग के इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देगी, ताकि लोग डिस्करेज हो जाएं बैंक में पैसा रखने के लिए। तो वो क्या करेंगे? डिमांड बढ़ा लेंगे, भैया बैंक से अच्छा है कुछ खरीद लो, कुछ सामान खरीद लो, ठीक है, तो पैसा एकदम से मार्केट में आ जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बैंक क्या करती है, जैसे मैंने पहले बताया कि बॉन्ड्स को बेचने लगती है। अगर आरबीआई को चाहिए कि मनी कम हो जाए मार्केट में, तो वो बॉन्ड्स को बेचेगी। बॉन्ड्स को बेचने से क्या होगा? बैंक्स जो बॉन्ड खरीदेंगे वो पैसा अपना निकाल के आरबीआई को दे देंगे, यानी आरबीआई के पैसा आ गया पास में, और बैंक के पास पैसा लेंड करने के लिए कम पड़ गया, क्योंकि अब वो पैसा किधर दे रही है? आरबीआई को उसने जमा कर दिया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। और मैं आशा करता हूँ आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आपके पास लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच, और जल्दी हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे फ्रूटफुल, और आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे लगेंगे वीडियोस मेरे। थैंक यू।